दोस्तों, मेरी खाला साइमा बे औलाद थी और घर में अकेली रहती थी। मैं अक्सर खाला के पास रहती थी। जब भी मैं खाला के साथ सोती, तो आधी रात के वक्त खाला के बिस्तर से आवाजें आती। मैं पूछती तो खाला कहती कि ये तुम्हारा वहम है। एक रात खाला उठकर साथ वाले कमरे में चली गई। उस कमरे से खाला की अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब मैंने जाकर उस कमरे का दरवाजा खोला तो खाला को इस हाल में देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम सानिया है। मैं अपनी माँ और बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिद मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। खानदान में कोई साथ देने वाला नहीं था, इसलिए मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और माँ के साथ काम में उनका हाथ बटाने लगी। माँ जहाँ भी जाती, मुझे खाला साइमा के घर छोड़ जाती थी। खाला साइमा मेरी सगी खाला नहीं थी, बस हमारी हमसाई थी, इसलिए मैं उन्हें खाला ही कहती थी। इस बार भी अम्मी 3 दिन के लिए शादी में जा रही थी, लेकिन मैंने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसलिए अम्मी शाम के वक्त मुझे खाला के घर छोड़कर चली गई। खाला की नौकरानी ने मेरे लिए खाला के कमरे में ही एक अलग बिस्तर लगवा दिया था। खाला एक बड़े से घर में अकेली रहती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी और उनके शौहर दूसरे शहर में काम करते थे। वो कभी महीने या 2 महीने बाद वापस आते थे। मुझे देखते ही खाला खुशी से खिल उठी, मुझे गले से लगाकर प्यार करने लगी और वहां जाते ही मेरा रवैया बदल गया। शाम होने वाली थी। मैंने खाना खाया। खाला ने अपनी नौकरानी से कहकर अपने ही कमरे में मेरे लिए एक बिस्तर लगवाकर उस पर बिस्तर सजवा दिया। मुझे उस वक्त थोड़ी सी हैरत हुई थी, क्योंकि जब कमरे में एक डबल बेड मौजूद था तो मेरे लिए अलग बिस्तर लगवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन खैर, मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं उस बड़े से घर में आकर बहुत खुश थी। लेकिन रात के एक पहर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे खाला के बिस्तर से कोई आवाज आ रही है। मैं एकदम डर गई और सहमकर चादर मुंह पर डाल ली। लेकिन यह आवाज बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है। मुझे लगा जैसे किसी बच्चे की आवाज हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। कमरे में अंधेरा था। मैंने फौरन खाला को आवाज दी, खाला, मुझे लग रहा है कमरे में कोई है। खाला ने बड़े प्यार से जवाब दिया, नहीं बेटी, कमरे में कौन हो सकता है, बस हम दोनों ही तो हैं। खाला की बात पर मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने दोबारा कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं लाइट जला दूं। उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उन्हें रोशनी में नींद नहीं आती। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं आकर आपके पास सो जाऊं, तो खाला की आवाज में एकदम गुस्सा आ गया। वो बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने बिस्तर पर सोई रहो। मैं किसी को अपने साथ नहीं सुलाती। मैं सहम कर अपनी चादर ओढ़कर सो गई और आयतुल कुर्सी पढ़कर आंखें मूंद ली। वो रात तो अल्लाह अल्लाह करके गुजर गई, लेकिन खाला की हरकतों पर मुझे शक होने लगा था। मैंने खाला का सारा घर छान मारा, लेकिन मुझे अपने और खाला के अलावा कोई और नजर नहीं आया। मैं हैरान थी कि रात को खाला के बिस्तर पर खाला के साथ कौन था। इसी तरह सारा दिन गुजर गया, लेकिन खाला का रवैया रात होते ही मेरे साथ बदल गया। शायद इस बार उन्हें मेरा आना पसंद नहीं आया था, या फिर मैंने उनकी जिंदगी में खलल डाल दिया था। दरअसल मैं बचपन से ही तेज मिजाज लड़की थी। जिस उम्र में लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मैं उस उम्र में गुड़ियों को तोड़ देती थी। घर में बात बात पर माँ के साथ लड़ती रहती थी। अपनी माँ तक का लिहाज नहीं करती थी। लेकिन यहाँ खाला के मिजाज की वजह से खामोश थी। खाला साइमा एक तो अमीर भी थी। उनका शौहर अच्छा खासा कमा लेता था। खाला साइमा मेरे लिए अक्सर तोहफे तहफ़ भी लाया करती थी। इसलिए मुझे उनके बड़े घर में रहने पर कोई ऐतराज नहीं था। माँ तो मुझे खुद यहाँ छोड़कर गई थी। लेकिन अब खाला के घर इन वाक़यात से मैं परेशान हो गई थी। रात के वक्त जैसे ही मैं सोई, मुझे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरी तो शुरू से ही नींद कच्ची थी। अब तो मैं वैसे भी पराए घर में थी। फौरन मेरी आँख खुल गई। खाला कमरे से निकल चुकी थी। अब मेरी नज़र खाला पर थी। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठी और उनकी तरफ गई। खाला कमरे की पिछली तरफ मौजूद स्टोर में जा चुकी थी और दरवाजे को बंद कर दिया था।
अब मेरे सारे शक शुबह हकीकत में बदल गए। मैं तेजी से स्टोर रूम के दरवाजे के पास गई। मैंने अंदर से खाला की अजीबोगरीब आवाजें सुनी। मैं जवान थी, हर बात की समझ रखती थी। अचानक मेरे दिल को एक धड़का सा लगा। यह कैसी औरत है जो अपने शौहर की गैरमौजूदगी में इस किस्म की हरकतें करती है। मुझे यह आवाजें वाजे तो नहीं सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि खाला क्या कर रही है। आखिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। उसके बाद का मंजर ने मुझे अजीब सी कशमकश में मुब्तला कर दिया। मैं बेचैनी का शिकार हो गई। मैं आगे बढ़ी। खाला मुझे देखकर घबरा सी गई। मैंने कहा, खाला, आप ये क्या कर रही हैं? वो भी रात के इस पहर। खाला ने मेरी तरफ घूमकर देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। फौरन मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए बेटी, इस बारे में किसी को ना बताना। इरफान को तो बिल्कुल भी नहीं, वरना वो मुझे तलाक दे देगा। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं कि खाला ऐसी बातें क्यों कर रही है। तब उन्होंने कहा, तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है। मैं ये सब बहुत मजबूरी में कर रही हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाए कि किस्मत ने मेरे साथ क्या क्या जुल्म किए हैं, तुम्हारी आंखें भी आंसुओं से भर जाएंगी। यह सब बस मैं अपने बच्चे की खातिर कर रही हूँ। मुझे औलाद चाहिए। औलाद की कमी मुझे बहुत महसूस होती है। उनकी ये बात सुनकर मैं चौंक गई। अब उन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मैं शुरू से ही बहुत हसीन थी। शादी के कई बरसों बाद भी मैं ऐसी ही हसीन रहना चाहती थी। तुम्हारे खालू से मेरी पसंद की शादी हुई। बड़ा घर था। उनके खानदान की नेकनामी पूरे इलाके में मशहूर थी। तो हमारी शादी बासानी हो गई। लेकिन शादी के कुछ माह बाद ही अल्लाह ताला ने मुझे माँ बनने का शरफ बख्शा। मगर मैं अपने हुस्न और जवानी के खुमार में इस कदर मदहोश हो चुकी थी कि मेरे नज़दीक औलाद की कोई अहमियत नहीं थी। मैं वैसे भी अभी औलाद नहीं चाहती थी। एक दिन मेरे घर में मेरी दूर की एक अजीजा मुझे मिलने आई। मैंने उसे अपने बच्चे के बारे में बताया तो वह एकदम चौंकी और बोली, साइमा, बच्चा पैदा करके अपने ऊपर अभी से क्यों जिम्मेदारियां डालना चाहती हो? तुम तो अभी बहुत खूबसूरत और जवान हो। तुम्हारे मुस्तकबिल में कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। तुम इस तरह बच्चे के झमेले में पड़कर अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम इस बच्चे का काम तमाम कर दो और मैं तुम्हें एक डायरेक्टर से मिलवाऊंगी जो तुम्हें फिल्मों और ड्रामों में काम देगा। यह सुनकर मेरे मुंह से राल टपकने लगी। उसने मेरे दिल की बात कह दी थी। शुरू से मेरा तो यही ख्वाब था कि मैं टीवी पर आऊं, और जब आज ये मेरा ख्वाब पूरा होने वाला था तो इस बच्चे की वजह से क्यों पीछे हटूं? वो अभी उस दुनिया में आया ही नहीं था। यह औरत मेरी रिश्तेदार थी। बेताबी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने अभी तक अपने शौहर को भी इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरे पास ये एक सुनहरा मौका था। मैंने उसी वक्त कुछ कीमती जेवरात उठाए और अपनी दोस्त के साथ चली गई। सबसे पहले वह मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। जहां जाते ही मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का इस दुनिया में आने से पहले ही गला दबा दिया। डॉक्टर ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर मैं इस बच्चे को जाया करवाऊंगी तो दोबारा कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मगर मुझे उन सारी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उस बच्चे से जान छुड़वा ली। फिर मेरी दोस्त आमना मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गई। जेवर वगैरह तो मैंने पहले ही उसे अमानत के तौर पर दे दिए थे। गाड़ी से उतरने के बाद काफी देर तक पैदल फासला तय करके हम एक घर में दाखिल हुए। उस घर में कदम रखते ही अंदर का मंजर देखकर मेरे चेहरे के सारे रंग एक एक करके उड़ गए, क्योंकि वहां सब लड़कियों के चेहरे मेकअप से भरे हुए थे। छोटे छोटे लिबास में रक्स करती लड़कियां और उनके इर्द गिर्द झूमते मर्द। वो मंजर देखते ही मुझे फौरन से पहले ये पता चल गया कि यह कोई आम घर नहीं है, बल्कि यह एक हसीन महल है। यहाँ हुस्न की भरमार है। यहाँ रोज किसी न किसी हसीना की बोली लगती है। मैंने आमना से कहा, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आई हो? तुमने तो कहा था हम किसी डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं। तब आमना ने एक मुस्कुराती निगाह मुझ पर डाली और बोली, यहाँ तो हर रोज कई डायरेक्टर आते हैं। देखना कोई न कोई तुम्हें भी पसंद करके ही ले जाएगा। वैसे भी तुम जो बड़ी अदाकाराएं टीवी पर देखती हो वो सभी इन्हीं जगहों से उठकर जाती है। यह सुनकर मेरा जी चाहा कि उस औरत का मुंह तोड़ दूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहती,
एक औरत मेरे पास आई और मेरे हाथ को जोर से पकड़कर बोली, वाह हामना, बड़ा खूबसूरत पीस लाई है। इस बार उनकी बातों से मुझे गलाजत महसूस होने लगी थी। मैं चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। आमना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मेरी सांसें बुरी तरह उखड़ चुकी थी और रो रो कर मेरा दिल बंद होने वाला था। मुझ पर कड़ी निगाह रखी जा रही थी, लेकिन अगले ही दिन मैं वहां से भाग गई थी। यह एक अलग कहानी है कि मैं किस तरह तकलीफ बर्दाश्त करके वहां से निकलने में कामयाब हुई थी। मेरा पूरा वजूद जख्मी हो चुका था। उसी रात मैं एक बस वाले की मेहनत समझत करके अपने शहर आ पहुंची। घर पहुंचते ही मेरा शौहर मेरी हालत देखे बगैर ही मुझ पर बरस पड़ा। मुझे ऐसे अल्फाज से पुकारा कि कोई औरत सुने तो डूबकर मर जाए। लेकिन मुझ जैसे काले नसीबों वालों को मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती। मैं अब बहुत डर चुकी थी, इसलिए मैंने अपने शौहर को सारी हकीकत सच बता दी, क्योंकि मैं अब जिंदगी से बहुत बड़ा सबक सीख चुकी थी। मजीद को छुपाकर मजीद गुनाह नहीं करना चाहती थी। उस दिन के बाद मेरा शौहर बिल्कुल खामोश हो गया। मुझसे कोई बात नहीं करता था। महीनों घर से बाहर रहता, और जब तुमने मुझे इस कमरे में देख ही लिया है तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जब मेरा शौहर घर में नहीं था तो हमारे घर में एक बिल्ली आकर रहने लगी। उसके 3 बच्चे थे, मगर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि वो बिल्ली और उसके 2 बच्चे मर गए। यह बच्चा अकेला रह गया था। उस दिन के बाद मैंने इस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पाला है। ये मुझे बहुत प्यारा है, हमेशा मेरे कमरे में होता है। लेकिन तुम आई हो तो मैंने उसे यहाँ छुपा दिया है। तुम्हारे खालू आते हैं तब भी इसे यहाँ छुपा देती हूँ, ताकि वह उसे न देखें। उसके साथ जैसे मेरी रूह का रिश्ता है। मैं अपने हर दुख सुख उसके साथ बांटती हूँ और उसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। अगर उन्होंने मुझे इस तरह प्यार करते देख लिया तो मुझे पागल समझेंगे। खाला की कहानी सुनकर मेरी आंखें कई बार नम हुई थी। उस रोज मेरा सारा गुस्सा धरे का धरा रह गया। खाला भी फूट फूट कर रो रही थी और अपनी बर्बादी का मातम मना रही थी। मैंने खाला को दिलासा देना चाहा तो वह बोली, सानिया, मैंने डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया है, मगर मैं अब जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। बस अब तुम मुझ पर एक एहसान कर दो। अगर तुम मुझे बच्चा दे दो तो मेरा शौहर फिर से मेरे करीब आ सकता है। मैंने एकदम हैरान होकर खाला के चेहरे की तरफ देखा। खाला, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? वो बोली, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, मेरे लिए औलाद पैदा कर सकती हो। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। तब वो एकदम बौखलाए हुए अंदाज में बोली, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तुम्हारी शादी अपने शौहर से करवा दूंगी। फिर जब बच्चा पैदा होगा तब तुम्हारी तलाक हो जाएगी। अगर तुम मेरा यह काम कर दोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले अच्छी खासी रकम दूंगी, जिससे तुम्हारी आगे की जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरेगी। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी। मेरी आंखों में भी बड़े बड़े ख्वाब थे। अब इनकार की कोई वजह नहीं बनती थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता था कि यह सब मेरे घरवालों से कैसे छुपाया जाएगा। खाला ने इसका भी हल तलाश कर लिया था। माँ के आने के बाद एक दिन खाला हमारे घर आई और अम्मी से कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए मुल्तान जा रही हूँ। मेरी बेटी तो कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। वहाँ बड़े बड़े स्कूल हैं, सिलाई कढ़ाई और खाने के कोर्स भी करवाए जाते हैं। 1 साल की पढ़ाई से सानिया सारे घर के हुनर सीख लेगी। सानिया का वहाँ मैं किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। अम्मी को खाला पर अंधा एतमाद था। उन्होंने मुझे उनके साथ जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद खाला मुझे अपने दूसरे घर ले गई और अपने शौहर को भी वही बुलवा लिया। जैसे ही अगले हफ्ते उनके शौहर घर आए, न जाने खाला ने उन्हें कैसे मनाया कि उन्हें निकाह के लिए राजी कर लिया। बड़ी खामोशी से हमारा निकाह कर दिया गया। खाला का शौहर अब मेरा भी शौहर बन चुका था और वो उन्हें मेरे कमरे में भेज दिया करती थी। इरफान एक नेक और शरीफ इंसान था। उसकी खूबसूरती और वजूद ने मेरे दिल में घर कर लिया था। मेरा लड़कपन खत्म हो गया था। अल्लाह ताला ने पहले ही महीने मुझे औलाद की खुशखबरी सुना दी। फिर 9 महीने जैसे हवा के झोंके की तरह गुजर गए।
इरफान हर वक्त मुझ पर जान निसार करने पर तैयार रहता। खाला भी मेरे आगे पीछे घूमती रहती। मुझे अपने होने वाले बच्चे से मोहब्बत होती जा रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। ठीक 9 महीने बाद अल्लाह ताला ने मुझे चांद जैसी बेटी से नवाज दिया। जब मैंने पहली दफा अपनी औलाद को अपने हाथों में लिया तो मेरी आंखें आंसुओं से भर आई थी। लेकिन उसके साथ ही खाला ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाए। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। एक माँ के लिए यह लम्हा कितना तकलीफदेह होता है जब वह अपने बच्चे को किसी दूसरे के हवाले कर दे। मेरे लिए वह लम्हा किसी कयामत से कम नहीं था। मगर खाला की उस बच्चे से मोहब्बत देखकर मैंने उसे खाला साइमा के हवाले कर दिया। मैं जानती थी कि वह किस कदर अजियत से गुजर रही है, लिहाजा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। बच्चा उन्हें सौंप दिया। कुछ दिन उनके घर में रहने के बाद मैं अपने घर वापस लौट आई। खाला ने मुझे स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया था। मेरा 1 साल का कोर्स भी मुकम्मल हो गया था। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। लेकिन मेरा दिल तो जैसे वही रह गया था। 1 साल बाद अपनी माँ को देखने के बाद मेरे अंदर ममता की कदर और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मेरी आदतें बदल गई थी। गुस्सा और लड़ना झगड़ना खत्म हो गया था। मैं अक्सर कमरे में नमाज या कुरान मजीद की तिलावत करती रहती या फिर किसी न किसी काम में मशरूफ रहती। इरफान और अपने बच्चे की यादें मुझे हर वक्त सताती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी थी। वैसे भी उस इंसान से मेरा एक रूहानी ताल्लुक था। अभी मुझे घर आए चंद दिन ही गुजरे थे कि एक रोज अचानक हमारे घर का दरवाजा बजा। अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। यह इरफान थे। माँ तो उनके साथ आम मेहमान की तरह बर्ताव कर रही थी, लेकिन यह मेरा दिल ही था जो धड़क रहा था। वह मेरे दिल का बादशाह था। अम्मा उसे मेहमान खाने में लेकर आईं और मुझे चाय बनाने को कहा। मैं चाय बनाकर ले आई। तब अम्मा ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मेरी नजरें लम्हा भर इरफान से मिली थी और धड़कने जरा बेतरतीब हुई, लेकिन मैं खामोशी से बैठ गई। फिर अचानक इरफान ने माँ से कहा, आज मैं बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर कई रंग आए और कई गुजर गए। अब इरफान अम्मा के पैरों में आ बैठा और बोला, मैं आपकी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। उसे अपने साथ जायज रिश्ते में बांधना चाहता हूँ। खुदा के लिए उसे मेरे साथ रुखसत करें। अम्मा ने कहा, साइमा का क्या होगा? तब इरफान ने कहा, साइमा अपना जहनी तवाजुन खो रही है। मुझे अपनी जिंदगी में एक साथी की जरूरत है। मेरे बच्चे को भी एक माँ की जरूरत है। इरफान की बातें सुनकर अम्मा ने हाँ कर दी और इस तरह खुशी खुशी मुझे इरफान के साथ रुखसत कर दिया। आज मैं अकेली उस घर की मलिका और इरफान के दिल की रानी हूँ।